Hello, in this video we will discuss all the previous year's questions from NEET, AIMS, AIPMT and other types of entrance exams. And we'll be discussing moment of inertia of particles in this video. After this video I will make another video in which I'll discuss moment of inertia of disks, ring and spheres. Before we proceed, एक रिकैप कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक रिकैप कर लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मान लो कि एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल एक सर्कल में रोटेट कर रहा है जिसके रेडियस आर है, और ये जो रेड कलर की लाइन है जो कि सर्कल के प्लेन से परपेंडिकुलर है उसे हम कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि इस सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है। या अदर वर्ड्स में हम कहें तो ये पार्टिकल जो है वो इस एक्सिस रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो एक्सिस रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर, उस आर को अगर हम स्क्वायर करके इसके मास से मल्टीप्लाई कर दें तो वो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आर जो है वो क्या चीज़ है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सिर्फ डिस्टेंस ही नहीं कहना अच्छा होगा, ज़्यादा प्रिसाइसली कहें तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। एक्सिस रोटेशन से पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अगर एक से ज़्यादा पार्टिकल्स हैं तो हम सभी पार्टिकल का एम आर स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे और सबको ऐड कर देंगे। और एक दूसरा फॉर्मूला रेडियस ऑफ जायरेशन जिसकी जरूरत पड़ेगी एक क्वेश्चन में, वो है रेडियस जायरेशन के इज इक्वल टू रूट ऑफ आई अपॉन एम, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाई मास ऑफ द सिस्टम। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इस वीडियो में टोटल 7 क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं वन बाय वन। तो पॉइंट मासेस 1 kg, 2 kg, 3 kg and 4 kg आर लाइंग एट द पॉइंट 0 0 0। तो पहला पार्टिकल जो है वो 0 0 0 पे है, यानी कि ये देखिए ये पार्टिकल 0 0 0 पे है। तो इसका कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं यहाँ पे 0, 0, 0। उसके बाद जो अगला पार्टिकल है बोला है कि वो कहाँ पे है 2, 0, 0, यानी कि वो पार्टिकल एक्स एक्सिस पे लोकेटेड है। ये उसके कोऑर्डिनेट्स है। थर्ड पार्टिकल इज लोकेटेड हियर 0, 3, 0, यानी कि वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस 0 यहाँ पे है, एक्स एक्सिस 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 3 एंड जेड कोऑर्डिनेट 0, 0, 3, 0। फोर्थ पार्टिकल जो है वो -2, 0, यानी कि वो कहाँ लोकेटेड है, वो इधर लोकेटेड है, इस कोऑर्डिनेट में है। क्योंकि -2 का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट -2 हो गया ना, पहला कोऑर्डिनेट -2 है तो ये एक्स इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू -2 यहाँ पे है। तो इसलिए इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वही पॉइंट है -2, -2 और z कोऑर्डिनेट तो 0 है। इनफैक्ट z कोऑर्डिनेट सभी पार्टिकल्स के लिए 0 है यहाँ पे। ये पॉइंट हो गया -2, -2, 0, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्टिकल की जो डिस्टेंस है यहाँ से x एक्सिस से, ये डिस्टेंस है 2 और y एक्सिस से भी इस पार्टिकल की डिस्टेंस है 2। ये इसका मीनिंग हो गया। ओके फाइन। तो हमारे पास ये चारों पार्टिकल्स के हो गए और इसके मासेस भी दिए हुए हैं। जो 0 0 0 पे है उसका मास 1 kg है, तो ये पार्टिकल इसका मास 1 kg है। जो 2 0 0 पे है इसका मास 2 kg है और 0 3 0 पे जो पार्टिकल उसका मास 3 kg है और ये वाला पार्टिकल इसका मास 4 kg है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन बोला कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट द एक्स एक्सिस, मतलब कि जब ये सिस्टम इस एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा कुछ इस प्रकार से, तो क्या होगा, ये चारों पार्टिकल्स कैसे बिहेव करेंगे जब ये रोटेशन एक्स एक्सिस के अबाउट होगा। तो इसमें क्या होगा कि ये जो 1 kg और 2 kg पार्टिकल हैं जो एक्स एक्सिस पर ही लाई करते हैं वो तो रोटेट नहीं करेंगे, मतलब उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 0 हो गई वहां से। और ये जो 3 kg पार्टिकल है वो एक ऐसे सर्कल में रोटेट करेगा, जैसे दिख रहा है डॉटेड सर्कल, ये पार्टिकल 3 kg का पार्टिकल जो है
एक सर्कल में रोटेट करेगा जिसकी रेडियस होगी 3, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 3 है, इसकी हाइट जो यहाँ से है y एक्सिस से, सॉरी x एक्सिस की हाइट इसकी 3 है, तो ये 3 मीटर के सर्कल में से सर्कल के रेडियस में रोटेट करेगा। उसी प्रकार से ये जो 4 kg वाला पार्टिकल है ये भी एक सर्कल में रोटेट करेगा, उस सर्कल का सेंटर x एक्सिस पे लाई करेगा और ये जो सर्कल का रेडियस हो जाएगा 2। तो अब इस प्रकार से हमें पता है कि कौन सा पार्टिकल कितने रेडियस में रोटेट कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सिस्टम का होगा आई टोटल इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 1 kg पार्टिकल प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2 kg पार्टिकल प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 3 kg पार्टिकल प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 4 kg पार्टिकल। तो ये जो पहला पार्टिकल है 1 kg वाला, वो तो उसकी डिस्टेंस जो x एक्सिस है तो 0 है, क्योंकि वो x एक्सिस पे ही लोकेटेड है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m इंटू 0 स्क्वायर। सेकेंड पार्टिकल 2 kg का, उसका भी सेम सिचुएशन है m इंटू 0 स्क्वायर। जो थर्ड पार्टिकल जिसका मास 3 kg है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस यानी कि एक्सिस रोटेशन से है 3 मीटर्स, तो 3 इंटू 3 स्क्वायर। और फोर्थ पार्टिकल जो 4 kg है उसका जो डिस्टेंस है एक्सिस रोटेशन से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है जो कि 2 है मीटर्स, तो 2 का स्क्वायर। अब फाइनल आंसर आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 और प्लस 4 इंटू 4 16, और अगर हम टोटल ऐड करें तो ये बन जाएगा 43 kg मीटर स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में भले ही 4 पार्टिकल हैं, लेकिन जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो हमें एक्सिस और रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मेजर करना है हमेशा सारे पार्टिकल्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर 2। 3 particles, each of mass m gram, are situated at the vertices of an equilateral triangle ABC of side L centimeter as shown in the figure. The moment of inertia of the system about a line AX, अब जो लाइन AX है वो ये है, ये वर्टिकल लाइन जो है वो AX है, इसके अबाउट सिस्टम को रोटेट करना है। जो लाइन AX है वो परपेंडिकुलर टू AB है, तो ये रहा AB और ये AX जो है AB से परपेंडिकुलर ही है, सही बात है। तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो भाई, ये जो सिस्टम है ये रोटेट करेगा ना, तो ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, AX इस तरीके से रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी हो डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन AX जो वर्टिकल एक्सिस है उसके अबाउट ये रोटेट करेगा। तो जब ये रोटेट करेगा तो ये जो तीनों पार्टिकल्स हैं, पहले जो पार्टिकल A है वो तो एक्सिस रोटेशन पे ही लोकेटेड है, तो उसका डिस्टेंस हो गया 0, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक टेबल बनाए छोटा सा कि ये पार्टिकल A, पार्टिकल B और पार्टिकल C, और इसकी मास कितनी है, तो तीनों का मास सेम है m, और रेडियस कितना है उस सर्कल का जिसके अंदर ये तीनों रोटेट कर रहे हैं, तो A का रेडियस तो 0 हो जाएगा। B और C का ढूंढ लेते हैं। तो ये देखो, जब सिस्टम रोटेट करेगा तो जो पार्टिकल C है वो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करेगा, तो ये जो सर्कल है उसका रेडियस कितना होगा, हमें ये ढूंढना होगा कि ये जो पार्टिकल C है वो इस सर्कल में रोटेट करेगा तो इसकी रेडियस कितनी होगी, ये हमें रेडियस चाहिए, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और जो पार्टिकल B भी रोटेट करेगा एक इतने बड़े सर्कल में, तो यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है कि जो पार्टिकल B जिस सर्कल में रोटेट करने वाला है उसका जो रेडियस है वो इस ट्राइंगल के बेस लेंथ यानी L के बराबर है। अभी जो पार्टिकल C है उसके हम R निकालेंगे ऐसे कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से इसके ऑपोजिट साइड पे। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में जब भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसके ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से लेके यहाँ तक परपेंडिकुलर वो हो जाएगी L/2। तो ये जो पार्टिकल C का जो रेडियस है वो भी हो जाएगा L/2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अपने टेबल में हमारी इंफॉर्मेशन की जो पार्टिकल B है उसका रेडियस हो गया L और पार्टिकल C का रेडियस हो गया L/2। तो अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं पूरे सिस्टम का इस प्रकार से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल सिस्टम, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ A प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ B प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ C। तो A का जो हो जाएगा मास इंटू रेडियस स्क्वायर 0, पार्टिकल B के लिए मास इंटू रेडियस स्क्वायर है L स्क्वायर,
और पार्टिकल सी के लिए मास इंटू रेडियस L/2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 0 प्लस ml² प्लस ml² डिवाइड बाई 4, तो फाइनल आंसर है 5ml² डिवाइड बाई 4, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि 3 पॉइंट मासेस ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड A। तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल हम देख सकते हैं जिसके तीनों साइड लेंथ A है और तीनों पार्टिकल भी मास m है। देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज। तो एक साइड ले लेते हैं हम यहाँ पे, कोई भी एक साइड, चलो हम ले लेते हैं जो इसका बेस है उसको ले लेते हैं साइड। इसके बाद सिस्टम को रोटेट करवा देते हैं, ऐसे रोटेट करवा देते हैं पूरे सिस्टम को। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पूरे सिस्टम का होगा वो फिर से हम बोलेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3, 3 पार्टिकल हैं, इसमें 1 2 3 नाम दे देते हैं। इस पार्टिकल को नाम दे दो 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब क्या है कि जो पार्टिकल 1 है वो तो एक्सिस और रोटेशन पे ही लोकेटेड है, तो उसका रेडियस तो 0 हो गया। पार्टिकल 2 उसका भी रेडियस 0 ही हो गया। जो थर्ड पार्टिकल है उसका डिस्टेंस, इसका हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना होगा कि ये थर्ड पार्टिकल है वो एक्सिस और रोटेशन से कितनी दूर लोकेटेड है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, हमें ये ढूंढना होगा। तो ये फाइंड आउट करने के लिए इसको h मान लेते हैं, चलो हाइट h मान लेते हैं। एक्सिस और रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइट h कितना है उस पार्टिकल का वो ढूंढना पड़ेगा। मतलब कि ये I3 हो जाएगा mh²। तो अगर हम h की वैल्यू निकाल लेते हैं a के टर्म्स में तो आंसर मिल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि ये ट्राइंगल इक्विलैटरल है, तो ये वाला कॉर्नर वाला एंगल तो 60 डिग्री होगा, ठीक है, और यहाँ 90 डिग्री एंगल है। तो ये जो ट्राइंगल है इधर वाला हाफ ट्राइंगल, इसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगा लेते हैं। तो साइन 60 डिग्री अगर हम लिखें तो साइन ऑफ 60 डिग्री वो हो जाएगा एंगल के ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट साइड में हाइपोटेन्यूज होता है साइन, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू तो वेल नोन है, √3/2 होता है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि जो हाइट h है वो a√3 डिवाइड बाई 2 होगा। तो अब हम यहाँ पुट कर लेते हैं अपने फाइनल आंसर में, m इंटू h² का मतलब a² इंटू 3 डिवाइड बाई 4, मतलब फाइनल आंसर हो गया 3ma² डिवाइड बाई 4, जो कि है ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 point masses each of value m are placed at the corners of a square ABCD of side length L. The moment of inertia of this system about an axis passing through A and parallel to BD, यानी passing through A and parallel to BD। तो पहले हम एक काम करते हैं कि BD जो है एक लाइन बनाते हैं, BD मतलब ये डायगोनल, तो ये रहा वो लाइन BD। इस लाइन BD से पैरेलल एक दूसरी लाइन बनानी है जो A से पास करती है, यानी कि ऐसे ऐसे कुछ लाइन बनानी पड़ेगी हमें। तो ये रहे वो लाइन, तो यही हमारा एक्सिस रोटेशन है। ये जो लाइन है A से पास करता हुआ, यही लाइन हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा सारे पार्टिकल्स के लिए। तो रोटेशन कुछ इस प्रकार से हो रही है, ठीक है। तो पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है। जो पार्टिकल ए है वो तो एक्सिस रोटेशन पे ही लाई करता है, तो उसका तो डिस्टेंस 0 हो गया, लेकिन बाकी को डिस्टेंस तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, वो हो जाएगा आई ऑफ ए प्लस आई ऑफ बी प्लस आई ऑफ सी प्लस आई ऑफ डी। तो हमें चारों पार्टिकल का हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा एक एक करके। तो जो पहला पार्टिकल ए है उसके लिए तो 0 है, तो ये 0 हो गया, प्लस अब हम सेकेंड पार्टिकल पे आते हैं। तो सेकेंड पार्टिकल जो बी है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली लाइन है, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और सेम यही डी के लिए भी होगा। इधर भी ये जो अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये भी परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस हमें निकालना है। तो ये जो दोनों डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे कि यहाँ स्क्वायर में ये डिस्टेंस हम ढूंढ निकालते हैं, यहाँ सेंटर से कॉर्नर तक की डिस्टेंस, यानी कि हाफ लेंथ ऑफ डायगोनल, सेंटर को ओ मान लिया जाए। तो ये जो हाफ लेंथ ऑफ डायगोनल अगर हम निकाल लेते हैं, सेम यही लेंथ बी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा और सेम डी का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो हमें ये फाइंड करना है कि स्क्वायर का जो डायगोनल
लेंथ का हाफ कितना होता है, तो वो बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है। अगर हम यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, ए बी सी डी, सेम यही नाम ले लेते हैं ए बी सी डी, और ये हो गया डायगोनल ए सी, और ये जो लेंथ है एल और एल है तो ये 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम का अगर इस्तेमाल करें तो हम लिख सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और वो बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑफ एल। यानी जो टोटल लेंथ हो गई है ये रूट 2 एल हो गया, टोटल पूरे डायगोनल की लेंथ रूट 2 एल हो गई। तो जिसका हाफ होगा वो कितना होगा, यानी कि ए ओ, ए से ओ की जो डिस्टेंस होगी वो ए सी बाई 2 होगा, ए सी का हाफ होगा, यानी कि रूट 2 एल डिवाइड बाई 2, ये बन जाएगा एल डिवाइड बाई रूट 2। तो ये जो डिस्टेंस हो गया ए ओ, ये हो गया एल डिवाइड बाई रूट 2। तो यही सेम डिस्टेंस ये भी हो जाएगा, इधर का एल बाई रूट 2 और इधर भी एल बाई रूट 2। तो मतलब कि बी और डी का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया वो एल बाई रूट 2 हो गया। तो हम यहाँ लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी कितना होगा, एम इंटू एल बाई रूट 2 इसका डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका होल स्क्वायर, प्लस सी के लिए थोड़ा गैप छोड़ देते हैं, डी के लिए भी वही सेम डिस्टेंस है, एल डिवाइड बाई रूट 2 होल स्क्वायर। सी के कितना डिस्टेंस होगा, तो सी का पूरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो ये जो बाकी की जो बचा लेंथ ओ सी वो भी एल बाई रूट 2 होगा, दोनों मिला के एल बाई, दोनों का ऐड करें तो रूट 2 एल हो जाएगा ना। तो एम इंटू पूरे डायगोनल की लेंथ रूट 2 एल होल स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 0 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ से मिलेगा 2 एम एल स्क्वायर, और लास्ट वाला टर्म एम एल स्क्वायर बाई 2। तो पहले इन दोनों को ऐड किया जाए, हाफ प्लस हाफ 1 होता है, तो इसलिए ये बन जाएगा एम एल स्क्वायर और बाकी बचा 2 एम एल स्क्वायर, दोनों को ऐड करके आंसर हो गया 3 एम एल स्क्वायर, मतलब आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन 5 में बोलता है कि 4 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ l। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है इस सिस्टम का, रेडियस ऑफ जायरेशन। इसलिए मैंने वो फॉर्मूला बताया था शुरू में कि रेडियस ऑफ जायरेशन जो होता है वो क्या होता है, k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन m। ठीक है, तो रेडियस जायरेशन सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द स्क्वायर एंड पासिंग थ्रू सेंटर। तो इसलिए इस फिगर को थोड़ा 3D फिगर मैंने बनाया ताकि हम इसको परपेंडिकुलर बना सके। पहले इसका हम सेंटर ढूंढते हैं डायगोनल बना करके, दोनों डायगोनल बना लिया है तो हमको सेंटर मिल गया, और वहाँ सेंटर से पास करता हुआ एक्सिस रोटेशन ऐसे है। तो ये जो एक्सिस रोटेशन है इसके अबाउट पूरे सिस्टम को रोटेट करना है ऐसे, और ये सभी परपेंडिकुलर है ना, चारों डायगोनल्स इसके परपेंडिकुलर होंगे। तो ये जो पार्टिकल्स हैं हमारे चारों पार्टिकल्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हो जाएगा, यानी कि ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेकर के एक्सिस रोटेशन से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, दैट इज नथिंग बट इस जो डायगोनल का हाफ लेंथ एल डिवाइड बाई रूट 2, पिछले पेज में हमने इसका डेरिवेशन किया है, एल बाई रूट 2 डिस्टेंस होती है। इस पार्टिकल के लिए भी एक्सिस रोटेशन से इसका डिस्टेंस हो जाएगा एल डिवाइड बाई रूट 2। तो बाकी सभी पार्टिकल्स के लिए वो एल बाई रूट 2 ही होगा। तो हम बोल सकते हैं कि एक पार्टिकल का, अगर किसी एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो वो हो जाएगा एम आर स्क्वायर, और आर जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, वो एल बाई रूट 2 है, तो एल डिवाइड बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, यानी ये बन गया एम एल स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पर चार पार्ट सबके सेम ही है ना, चारों पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो सेम निकलेगा, तो जस्ट हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो ऊपर का रिजल्ट है एक पार्टिकल के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा टोटल 2 एम एल स्क्वायर। तो इस पूरे सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 एम एल स्क्वायर हो गया। अब रेडियस ऑफ जायरेशन निकालनी है, k इक्वल रूट आई बाई एम, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देते हैं 2 एम एल स्क्वायर, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिवाइड बाई ये जो मास है वो भी हमको टोटल मास लिखना पड़ेगा, एक पार्टिकल का मास नहीं लिखेंगे हम टोटल मास लिखेंगे 4m। पूरे सिस्टम का रेडियस जायरेशन निकालना है, तो पहले तो m से m कट जाएगा, m से m कट गया और 2 2 ज़ा 4, तो हमें स्क्वायर रूट के अंदर मिलेगा रूट ऑफ एल स्क्वायर बाई 2, और फाइनल आंसर l डिवाइड बाई रूट 2। ये रेडियस ऑफ जायरेशन हो गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में
कहता है कि ए लाइट रॉड ऑफ लेंथ L हैज टू मासेस M1 एंड M2 अटैच टू इट्स टू एंड्स। तो लाइट रॉड का मतलब हुआ कि मासलेस रॉड। इस क्वेश्चन में रॉड के मास को हमें नहीं लेना है, और ये दोनों पार्टिकल्स हैं M1 M2, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। इनके रेडियस को भी हमें नेग्लिजिबली मानना है क्योंकि ये पार्टिकल हैं, और इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है क्वेश्चन कहता है कि वो L है, क्योंकि जो रॉड का लेंथ है वो L दिया हुआ क्वेश्चन में, तो दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस L हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की बात की गई, तो सेंटर ऑफ मास का कितना डिस्टेंस होता है वो हमें जानना चाहिए। तो पहले तो हम बोल लेते हैं कि जो एक्सिस रोटेशन है वो इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। अब देखो, सेंटर ऑफ मास का ये मतलब नहीं कि वो उसके मिड पॉइंट से सेंटर से पास करेगा। सेंटर ऑफ मास तो डिपेंड करता है उसके दोनों पार्टिकल्स के मास पे, ठीक है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि मान लो कि ये दोनों पार्टिकल्स हैं, ये पहला पार्टिकल हो गया, ये दूसरा पार्टिकल हो गया, इसके बीच में एक रॉड है, मासलेस रॉड, ये मास M1 है, ये मास M2 है। तो अगर दोनों पार्टिकल का मास इक्वल होगा तो जो सेंटर मास है वो बिल्कुल मिड पॉइंट पे होगा, यहाँ पे मिड पॉइंट पे लोकेटेड होगा। लेकिन अगर M1 M2 से बड़ा है तो जो सेंटर मास है वो M1 की तरफ ज़्यादा होगा, यानी इधर पास में होगा, M1 के पास में होगा। और अगर M2 का मास ज़्यादा है तो जो सेंटर मास है वो M2 की तरफ लोकेटेड, इधर कहीं लोकेटेड होगा, ठीक है। तो इसमें हम जनरल ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर मान लो M1 बड़ा है, सपोज कर लो कि मैं ये मान रहा हूँ कि M1 इज ग्रेटर देन M2, ठीक है। तो उस केस में जो एक्सिस रोटेशन होगी वो मतलब पहले तो सेंटर मास, हमारा सेंटर मास जो है वो यहाँ कहीं होगा, सेंटर मास M1 की तरफ ज़्यादा पास में होगा, तो एक्सिस रोटेशन यहाँ होगा। यही मैंने मान करके उधर का राइट साइड का डायग्राम मैंने बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये माना कि ये जो सेंटर मास है वो M1 की तरफ ज़्यादा पास में, क्योंकि M1 को हम बाहरी मान रहे हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो पार्टिकल M1 है यहाँ से एक्सिस रोटेशन की डिस्टेंस निकालेंगे, है ना, क्योंकि हमें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है फॉर्मूला, I इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर। तो जब ये एक्सिस रोटेशन के बाद ये रोटेट करेगा तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, इसकी डिस्टेंस एक्सिस रोटेशन से कितना होगा, इसको हम मान लेते हैं R1, और इधर जो दूसरे पार्टिकल का डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा R2, ठीक है। ये R1 R2 यहाँ पे है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस R1 R2 है ये सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस मेजर किया गया है। तो सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस होता है वो तो पहले से हमें मालूम होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मैं वो नहीं डिस्कस करूँगा यहाँ पे, क्योंकि मैं सेंटर ऑफ मास के चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे कहूँगा कि ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए पहले से। तो ये होगा R1 जो डिस्टेंस होगा वो M2 पे डिपेंड करेगा। जो लेफ्ट साइड का डिस्टेंस है वो राइट साइड के पार्टिकल के मास पे डिपेंड करता है। M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 डिवाइड बाई टोटल मास एंड मल्टीप्लाइड बाई द डिस्टेंस बिटवीन देम। और उसी प्रकार से जो R2 होगा वो डिपेंड करेगा इधर वाले मास पे, M1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 इंटू L। ये फॉर्मूला आप सेंटर ऑफ मास के चैप्टर से जाके खोज सकते हैं बुक में। तो अब इन दो वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाना चाहिए M1 इंटू R1 स्क्वायर। ये R1 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा M2 स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइड बाई M1 प्लस M2 होल स्क्वायर, और सेकेंड टर्म M2 इंटू R2 स्क्वायर, इसको स्क्वायर किया जाए तो मिलेगा M1 स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइड बाई M1 प्लस M2 होल स्क्वायर। अब दोनों का डिनोमिनेटर तो कॉमन है, सेम है, तो दोनों डिनोमिनेटर में से हम अगर M1 प्लस M2 होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, और न्यूमरेटर से क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों एक M1 ले सकते हैं दोनों में से, और एक M2 भी ले सकते हैं, और L स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं। तो बाकी क्या बचेगा, यहाँ से M2 स्क्वायर में से एक M2 चला गया तो बचा M2, और दूसरे में से M1 स्क्वायर में से एक M1 चला गया तो यहाँ बचा M1। अब हम देख सकते हैं कि जो न्यूमरेटर का M2 प्लस M1 है और नीचे M1 प्लस M2 दोनों सेम है, तो ये कट जाएगा, एक टर्म कट गया। तो अब जो बचा वही आंसर है, M1 इंटू M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2
होल थिंग मल्टीप्लाइड विद एल स्क्वायर, ये इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, जो कि पहला ऑप्शन है ए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 point masses m1 and m2 are placed at the opposite ends of a rigid rod of length l and negligible mass। तो फिर से ऐसा ही कुछ सिचुएशन है, यहाँ दो पार्टिकल्स हैं जिसका मास m1 और m2 है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्वेश्चन में बताया है वो है l, क्योंकि रॉड की लेंथ है l, कैपिटल L। Okay, the rod is to be set rotating about an axis perpendicular to it, यानी कि एक्सिस रोटेशन कुछ इस प्रकार से होगा जो इससे परपेंडिकुलर होगा, और इसका डिस्टेंस कितना होगा ये तो फिर से हम बोलेंगे कि भाई मिड पॉइंट से नहीं जरूरी है, कहीं भी हो सकता है ना। तो कहीं भी हो सकता है, तो मान लेते हैं कि ये पहले पार्टिकल से इसके डिस्टेंस x है ना, तो दूसरे पार्टिकल से इसकी डिस्टेंस जाएगी l माइनस एक्स। ओके, तो पोजीशन ऑफ द पॉइंट P ऑन दिस रॉड थ्रू विच द एक्सिस शुड पास, यानी कि ये पॉइंट P है जहां से एक्सिस रोटेशन पास कर रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, शुड पास, सो दैट द वर्क रिक्वायर्ड टू सेट द रॉड रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी इज मिनिमम। यहां फोकस कीजिए वर्ड मिनिमम, ठीक है। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें वर्क कुछ नहीं कैलकुलेट करना है, हमें इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही कैलकुलेट करना है। जब ये क्वेश्चन बोलता है कि यहाँ वर्क डन मिनिमम है, वर्क अगर मिनिमम चाहिए तो सिंपल सी बात है कि इसका इम्प्लीकेशन ये है कि दिस इम्प्लाइज दैट कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होना चाहिए। इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर किसी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज़्यादा है तो उसको रोटेट करने में हमको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो उसको रोटेट करने के लिए जो एफर्ट लगेगा वो कम लगेगा। इसलिए अगर वर्क मिनिमम चाहिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसका मिनिमम चाहिए। तो अब प्रश्न ये है कि ये x जो है यहाँ पर डिस्टेंस x कितना होना चाहिए कि इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम हो जाए। तो पहले तो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना आता है। तो जैसे कि पिछले क्वेश्चन हमने किया था कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इस पूरे सिस्टम का m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर होगा। तो जो r1 डिस्टेंस है वो है x, और जो r2 डिस्टेंस सेकेंड पार्टिकल के लिए है वो डिस्टेंस है l माइनस एक्स। देखो एक्सिस रोटेशन से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा m1 x स्क्वायर प्लस, इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं हम लोग, मतलब कि a माइनस बी होल स्क्वायर कर दिया जाए इसको, तो l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2lx, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद हम अब इस पूरे ब्रैकेट को हम एक्सपेंड कर लेते हैं, m2l स्क्वायर प्लस m2x स्क्वायर माइनस 2m2lx। ये दो टर्म x स्क्वायर वाले दोनों के एक साथ मिला लेते हैं, m1 प्लस m2 इंटू एक्स स्क्वायर, उसके बाद x वाला टर्म पहले लिख लेते हैं, माइनस 2m2l, ब्रैकेट में डालें तो अच्छा लगेगा x, और प्लस m2l स्क्वायर। तो अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिख रहा है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये तो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मिनिमम वैल्यू। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिला है, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो मिनिमम कैसे निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें कैलकुलस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये x की क्या वैल्यू होनी चाहिए, है ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम। क्योंकि यहाँ पे ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ फंक्शन ऑफ x, तो ये x पे डिपेंड करता है ना। जैसे ये इधर x है, x को हम कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, यानी एक्सिस रोटेशन को इधर उधर शिफ्ट करेंगे लेफ्ट राइट, तो जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी उसके हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा। तो क्या वो डिस्टेंस होगा x का जहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम मिल जाएगा हमको इस सिस्टम की। तो वही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कैलकुलस
कैलकुलस ये कहता है कि अगर हमको किसी चीज़ का मिनिमम वैल्यू निकालना है तो हमें करना पड़ेगा डिफ्रेंसिएशन डी आई बाई डी एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। तो हम आगे चलते हैं ये कैलकुलेशन करने के लिए कि डी आई बाई डी एक्स को 0 बनाना है। तो लेट अस कैलकुलेट डी आई बाई डी एक्स। हम डिफ्रेंशिएट करेंगे अब इसको। तो पहले यहाँ m1 प्लस एम टू एक्स स्क्वायर है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा कि m1 प्लस m2 तो कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x। उसके बाद अगले टर्म में -2m2l, ये कांस्टेंट हो गया, इसको एक किनारे कर ले, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा 1। और जो तीसरा टर्म है ये m2l स्क्वायर, ये तो पूरी तरीके से कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। उसके बाद अगले स्टेप में ये जो डी आई बाई डी एक्स है इसके रिक्वायरमेंट 0 है। कैलकुलस कहता है कि ये डी आई बाई डी एक्स 0 होना चाहिए, इसको 0 कर लिया हमने। यहाँ पे मिलता है हमें कि 2 इंटू m1 प्लस m2 x और ये हो गया -2m2l। अब एक काम करते हैं, इस नेगेटिव वाले टर्म को इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में। 2m2l इज इक्वल टू 2 इंटू m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई x। तो 2 से 2 काट दिया जाए एंड उसके बाद फाइनली x की वैल्यू मिल जाती है हमें। x इज इक्वल टू m2l डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो इस प्रकार से हमने ढूंढ निकाला कि ये क्या डिस्टेंस होनी चाहिए x सो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम हो जाए। तो हम ये देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये तो सेंटर ऑफ मास ही तो होता है, सेंटर ऑफ मास। यानी कि हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब ये एक्सिस रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास करेगा तब उस सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया और आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा सॉल्यूशन। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।